नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा देकर के जो लोग पास हुए हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों ने टकटकी लगा करके रखी हुई है शिक्षा विभाग की ओर से आने वाले आदेश और नई वाली पॉलिसी को लेकर, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला होने वाला है। साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की भी बात है कि जहां पोस्टिंग होगी उसी दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी झोल है। ये नई पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें 4 सदस्यीय जो है टीम है, उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें क्या रिपोर्ट सामने आती है और क्या पॉलिसी बनती है, उसको लेकर के शिक्षक नेता है हमारे साथ अमित विक्रम। उन्होंने उसमें सुझाव दिए थे कि क्या कुछ उसमें करना चाहिए और साथ ही साथ पुरुषों को लेकर के भी थोड़ी सी रियायत बरतनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और क्या क्या सुझाव दिया है उस पर भी हम बात करेंगे। और सक्षमता परीक्षा के बहाने जो फर्जी नियोजित शिक्षक भी पकड़े गए हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी डमाडोल क्यों है और उसमें इस तरीके से लचर व्यवस्था में कुछ शिक्षक भी हैं जो फर्जी पाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? सरकार जिम्मेदार है या फिर शिक्षक ही वैसे हैं? तो इन सभी पर हम बात करेंगे। अमित विक्रम है हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो है नई पॉलिसी बनाने की बात हुई है इसमें, और इसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि सुदूर क्षेत्र में, पहाड़ी इलाका है, बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वहाँ कैसे कैसे शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा वाला मामला है जो 1 अगस्त से काउंसलिंग भी शुरू हुई है, जिसको लेकर के खूब मजाक भी बना कि बस सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कहीं लटका दिया जाएगा, उन्हें भी अगले साल खींचा जाएगा, मतलब पोस्टिंग करने में। तो ये सब क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। देखिए, काउंसलिंग तो अभी प्रक्रिया चल रही है, 1 अगस्त से शुरू हो गई है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने को लेकर के जो कमेटी बनी थी उसको 15 दिनों में अपना रिपोर्ट देना था, लेकिन 1 महीने हो गया। रिपोर्ट तो नहीं आई है अभी पब्लिक डोमेन में, लेकिन कुछ विभागीय सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रही है, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं और विषमताएँ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें स्कूलों का वर्गीकरण किया गया है कि सुदूर क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र कैटेगरी बनाया गया है। अब क्या है कि जो सुदूर और दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे वो बाढ़ग्रस्त की वजह से हो या पहाड़ी क्षेत्र की वजह से हो, वहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल 40 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग होगी, और जो महिलाएं हैं यदि वो स्वेच्छा से चाहेंगे उन विद्यालयों में पोस्टिंग तभी मिलेगी, अन्यथा केवल जो 40 वर्ष से कम के पुरुष शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग सुदूर और दुर्गम विद्यालयों में होगी। एक बात ये है। दूसरी बात उसमें ये लिखी हुई है कि जो महिलाएं हैं उनको पोस्टिंग में 2 प्रखंड, यानी जो जिला उनको मिला है उसमें 2 प्रखंड और 8 विद्यालयों का विकल्प उनसे मांगा जाएगा और उन्हीं विद्यालयों में उनकी पोस्टिंग होगी। यदि ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन भर दिया फिर कहीं और हो सकती है, लेकिन ऐसे उनसे विकल्प लिया जाएगा। लेकिन पुरुषों के लिए इस तरह का कोई विकल्प का सिस्टम नहीं है, उनका सीधे रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा। एक बात हो गई। अब इन दोनों बातों से देखिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पहली बात यह है कि जब महिलाओं से विकल्प मांगा जाएगा तो मैं जानता हूँ कि 90% महिलाएँ शहरी क्षेत्रों का चयन करेंगी या जो शहर से पास है। कोई महिला क्यों चाहेगी कि वो मोकामा या दुल्हिन बाज़ार में जाकर के पढ़ाए? वो तो चाहेंगे कि भाई हम पटना, फुलवारी शरीफ, दानापुर में ही हम कहीं पढ़ाएं, बहुत दूर हो तो फतुहा चले जाएं। लेकिन कोई मोकामा और दुल्हिन बाज़ार नहीं जाना चाहेगी, पुनपुन जाना नहीं चाहेगी। तो इससे क्या होगा कि महिलाओं की पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल होंगे वहाँ केवल पुरुष होंगे। तो आप ये सोचिए कि आखिर 50% जो आरक्षण दिया गया था वो दिया क्यों गया था? उसका उद्देश्य ये था कि विद्यालय में जो बच्चियां आती हैं पढ़ने के लिए उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती है। गांव के जो लोग होते हैं वो भी अपनी बच्चियों को, आप देखते होंगे ना कि पहले मैट्रिक में नहीं भेजते थे, तो नीतीश जी ने क्या किया कि भाई हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दीजिए, साइकिल दीजिए। ये सब क्यों दिया गया? क्योंकि लैंगिक असमानता और भेदभाव का जो एक डर होता है मन में, उसको दूर करने के लिए इसी क्रम में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया।
तो उद्देश्य ये था कि हर स्कूल में, चूंकि पहले तो पंचायत नियोजन इकाई थी, तो नियोजन इकाई में 50% था, तो हर स्कूल में लगभग आधे से अधिक महिलाएं थी। अब की जो पॉलिसी है उसमें सारी महिलाएं शहरी क्षेत्रों में, अब पुरुष सारे चले जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर क्षेत्रों में भी। तो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो मूल सोच थी इस रिजर्वेशन सिस्टम के पीछे जिसमें 50% महिलाओं को दिया गया था, वो सोच ही खत्म हो जाएगी, वो सोच निष्प्रभावी हो जाएगी। उस सोच का जो मूल उद्देश्य था वो समाप्त हो जाएगा। जिस वजह से, जिस कारण की वजह से दिया गया था कि बच्चियां सुरक्षित महसूस करें, उनके साथ लैंगिक असमानता नहीं हो, और ख़ास करके जो बच्चियां 6-7 में जाती हैं तो उनके अंदर से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनका बहुत सारा मेंटल इश्यूज़ होता है, तो वो किसी पुरुष शिक्षक से शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जो एक महिला शिक्षक का होती हैं तो उनको अपनी बड़ी बहन या माँ के समान समझ करके उनसे अपनी परेशानियाँ, दिक्कतें समझाती हैं। और जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के भी महिलाएं बेहतर ढंग से उनसे संवाद कर सकती हैं। एक पुरुष शिक्षक, एक कह लीजिए कि जो बच्ची है क्लास 6-7-8 की, उससे जेंडर सेंसिटिविटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक महिला है तो वो आसानी से अपनी बात को उनके बीच कह सकती है। तो ये सारा उद्देश्य था, और ये जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रहा है इससे ये उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। जो मूल भावना थी 50% आरक्षण की वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। दूसरा क्या है कि ऐच्छिक पोस्टिंग जो महिलाओं को दी जा रही है कि 2 प्रखंड और 8 स्कूल का ऑप्शन, वो सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी दिया जाए। क्या तात्पर्य बनता है कि अगर कोई पुरुष का घर पुनपुन में है, आप रैंडमाइजेशन से उसको दुल्हिन बाजार भेज दे रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हो रहा है? अगर कोई शिक्षक पुनपुन का है तो उसी आसपास में पुनपुन मसौढ़ी तक में उसको दे दीजिए कोई स्कूल, ठीक है। अगर होम ब्लॉक उसको पुनपुन नहीं देना है तो बगल का ब्लॉक में उसे ले लीजिए ना ऑप्शन, वो मसौढ़ी संपर्चक में जाएगा, उसमें किसी स्कूल में वो पढ़ाएगा, उसमें कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जबरदस्ती रैंडमाइजेशन के नाम पर पुनपुन से शिक्षक को उठा करके मोकामा भेज दीजिए, दुल्हिन बाजार भेज दीजिए 100 किलोमीटर दूर, तो उसके क्या लाभ हो रहा है? तो कोई लाभ नहीं मिल रहा बच्चों को, शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, क्या पुरुष शिक्षकों का घर परिवार नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, उनका देखभाल नहीं करना है? ठीक है, महिलाएं परिवार चलाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुरुषों की कोई पारिवारिक जिम्मेदारी ही नहीं होती है। वाकई उनके भी बच्चे हैं, पत्नी है, तो उन्हें भी देखना होता है, उनके भी बूढ़े माता दूर पिता रहेंगे हैं, तो वाकई बिल्कुल, ख्याल नहीं रख पाएंगे वो भी। बच्चे का देखभाल करना है, माता पिता, सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, मेरे भी माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना। अगर मैं कहीं दूर रहूं तो डेली बेसिस पर नहीं देख सकता, कुछ हो गया तो परेशानी में भाग दौड़, तो आप उनको रैंडमाइजेशन के नाम पे अपने घर से खूब दूर भेज दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सरकार को अगर लगता है कि अपने प्रखंड में रह करके ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उनसे 2 प्रखंड का ऑप्शन ले लीजिए, बगल के किसी 2 प्रखंड में वो चले जाएंगे और उस प्रखंड में आ जाएंगे। लेकिन रैंडमाइजेशन के नाम पे सुदूर भेज देना, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर भेजना, जिले का भी परिधि ऐसा है कि 100 किलोमीटर दूर जो स्थिति है, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे किसी का भला नहीं होगा। शिक्षक सिर्फ परेशान होंगे, प्रताड़ित होंगे, आवागमन में उनका समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये तो संभव नहीं ना कि आप एक ही ज़िले में रहें, एक मकान यहाँ भी है, एक मकान वहाँ भी है, रेंट में भी इतना ज़्यादा महंगा है, खर्च है, तो वो सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आवागमन में समय बर्बाद होगा, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, खुद भी थके रहेंगे, मानसिक रूप से भी त्रस्त रहेंगे। तो इन सब से बचने का सरल उपाय है कि जिस तरह से विकल्प महिलाओं को देने की बात है, पुरुषों को भी 2 प्रखंड का विकल्प दे दिया जाए। स्कूल आप उसमें कोई भी दे दीजिए, हम 8 वो भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन 2 प्रखंड का विकल्प पुरुषों को भी दे दीजिए, तो वो भी सुविधाजनक तरीके से अपने घर से 20-25 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे, आधे घंटे 45 मिनट में आवागमन अपना वो करेंगे, बच्चों को भी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाएंगे, अपने माता पिता पर भी पूरा ध्यान देंगे, अपने बीवी बच्चों पर भी पूरा ध्यान देंगे। महिलाओं को बिल्कुल प्रेफरेंस मिले, और हमने तो मांग ही की थी कि महिलाओं को, दिव्यांगों को, गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं, साध्य रोग से जो ग्रसित हैं, उन सबको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का आप पूरी तरह से तिरस्कार कर दीजिए कि तुम जाओ 100 किलोमीटर दूर डेली अप डाउन करो और महिलाएं केवल शहरी क्षेत्रों में रह जाए। बच्चों के भी अधिकारों का आप ख्याल कीजिए, उनके जेंडर इश्यूज़ जो हैं उनका ख्याल कीजिए, और पुरुषों के भी जो अपना फैमिली इश्यूज़ है उनका भी ख्याल कीजिए। सबको ध्यान में रखते हुए समग्र नीति बनाइए, सबको आप विकल्प दीजिए, सबके लिए एक समान नीति बनाइए, भेदभावपूर्ण नीति नहीं हो। हाँ, जहाँ पे एक ही स्कूल में 2 लोग हैं, एक पुरुष एक महिला का प्रेफरेंस है, तो आप वहाँ महिला को प्रेफरेंस दे दीजिए, हम उसे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुरुष को भी आसपास कहीं कोई दूसरा स्कूल दीजिए, ये नहीं कि उसको 100 किलोमीटर दूर भेजिए। ये गलत है और हम लोग इसके खिलाफ हैं, और हमने अपने मांग पत्र में ये एक मांग की। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है वो हमने क्या है कि प्राइमरी स्कूल
में आज आप देखेंगे कि अधिकांश प्राइमरी स्कूल में मात्र 2 या 3 शिक्षक हैं, क्योंकि ये बच्चों की गणना क्या करते हैं, ये आरटीई का जो रेशियो है उसके आधार पे करते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि उसी आरटीई में एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि प्राइमरी स्कूल में मिनिमम 5 शिक्षक होने चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ चलेगा तो 5 टीचर चाहिए ना। अदरवाइज क्या होता है, अगर 2 या 3 शिक्षक हैं वहाँ पे तो एक ही साथ 2 या 3 कक्षाएं चलती। सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर एक ही क्लासरूम में 3, 4, 5 के बच्चे बैठेंगे तो जो टीचर होंगे उनका ध्यान जरूर बटेगा और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर बोर्ड पर क्लास 3 का कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 4 वाले का ध्यान तो जाएगा ही। अगर क्लास कोई 4 का बच्चा अपने इंग्लिश या हिंदी की किताब को पढ़ेगा तो 3, 4 वाले का भी भटकेगा ही कि भाई मेरी किताब में तो ये सब चीज़ नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन होता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बच्चों का लर्निंग आउटकम कम होता है। मैं खुद जिस विद्यालय में पदस्थापित रहा हूँ उस विद्यालय में मात्र 2 वर्ग कक्ष, 2 वर्ग कक्ष, और उस 2 वर्ग कक्ष में 5 क्लास चलते थे। एक क्लास में क्लास 1 और 2, दूसरे क्लास में 3, 4, 5। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि बच्चों को भाई इस तरफ 3, 4 बैठा दिया, इस तरफ 5 बैठा दिया, एक टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर इधर, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। और कहीं कहीं तो हमारे यहाँ तो चलिए 4 शिक्षक थे भी, अधिकांश प्राइमरी स्कूल में 4 शिक्षक भी नहीं है। तो हमने एक और मांग यह भी की है कि सभी प्राइमरी स्कूल्स में मिनिमम 5 शिक्षक की पोस्टिंग होनी चाहिए, और अगर मिडिल स्कूल भी है तो वहाँ पे 1 to 5 के लिए 5 शिक्षक और फिर 6 to 8 के लिए जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं वो होने चाहिए। अदरवाइज क्या हो जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल जो हमारा एकदम मूल आधार है, एक बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका सबसे ज़्यादा, तब उसका मनोवैज्ञानिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, उस वक्त उस पर पूरा ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो 5 शिक्षक की हमारी मांग है कि हर प्राइमरी स्कूल में 5 शिक्षक की कम से कम पोस्टिंग होनी चाहिए। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में विषयवार पोस्टिंग होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट के टीचर्स हों। अदरवाइज अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे हाई स्कूल्स में कहीं साइंस के टीचर नहीं हैं, तो कहीं हिस्ट्री के टीचर नहीं है, तो कहीं इंग्लिश के टीचर नहीं है, कहीं हिंदी के टीचर नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दिया सकता है। तो ये जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें इन सब बातों को भी समेकित रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप समग्रता से पोस्टिंग कीजिए, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के पोस्टिंग कीजिए कि बच्चों के भी जो नीड्स हैं वो भी पूरे हों, शिक्षकों के जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हों, कि बच्चा भी मन लगा के पढ़े, उसके जितने दिक्कतें हैं, उसकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं। तभी तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन पाएगी। हमारा अल्टीमेट गोल, इतनी सारी बहालियाँ 2 लाख हुई हैं, 1 लाख हो रहा है, सबका आखिर मूल उद्देश्य क्या है? लोग सोचते हैं कि नौकरी देना मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य है कि शिक्षा बेहतर हो। नौकरी ही देना रहता तो पुलिस ही 3 लाख बहाली कर देते या 3 लाख कहीं और कर देते। शिक्षा में ही बहाली क्यों हो रही है? क्योंकि शिक्षा किसी भी देश का, राज्य का, समाज का विकास का मूल आधार है, और वो उसका जो मेन मोटिव है उसी के लिए ना इतना हजारों करोड़ खर्च हो रहा है, इतनी सारी बहालियाँ हो रही हैं, 6 लाख शिक्षक हो चुके हैं और 2 लाख होने की बात है। तो ये सब का जो मूल आधार है वो सॉल्व होगा जब विभागीय पदाधिकारी इन सब बातों पर समग्रता से ध्यान देंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक फैक्टर, देखो टीचर कम है चलो सबको भेज दो, ठीक है भेज तो आपने दिया, लेकिन वो टीचर डेली 100 किलोमीटर अप एंड डाउन ट्रैवल करेगा तो उसको मेंटली फिजिकली थका हुआ रहेगा, वो कितना मन लगा करके पढ़ाएगा? कोई घर से बहुत दूर है और कहीं है कि सिर्फ महिलाएं शिक्षिकाएं होंगी, वहाँ भी दिक्कत है। जो इनकी नीति है उसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्र में सिर्फ शिक्षिकाएं हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, वहाँ भी मतलब ठीक है। आप वर्तमान धरातल पे आप देखिए बहुत सारे डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं। हम लोग ठीक है किसी लाठी का, किसी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बात से, अपने व्यवहार से बच्चों के अंदर एक अनुशासन बना कर रखना जरूरी होता है। तो केवल शिक्षिकाएं रहेंगी तो फिर अनुशासन बनाने में दिक्कत है। कुछ उदंड बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा परेशान करने वाले बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे हैं और हमको हर तरीके के बच्चों से डील करना है। और वहाँ पे जेंडर इश्यूज़ भी हैं। इन सब को ध्यान रखा जाए, सबको सॉल्व किया जाए, तभी शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन पाएगी। चलिए, और सक्षमता परीक्षा जो लोग पास आउट हो गए हैं तो राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की जा रही थी, तो क्या उम्मीद लगता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए उसमें बहुत लोग फर्जी भी पकड़े जा रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कब तक लगता है ये नियमावली जो नई वाली है पॉलिसी ये आएगी, उसके बाद पोस्टिंग की जाएगी और राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कि लगता है कि और आगे इसको सरकार ले जाएगी? नहीं, अभी तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, अभी तो जो डेट्स आ रहे हैं शिक्षकों के,
वो रक्षाबंधन के बाद तक 20-22 तक डेट्स आ रहे हैं काउंसलिंग के। तो काउंसलिंग के दौरान मुझे लग रहा है कि जो हमें खबर है कि 15 अगस्त से पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी तो जैसे ही काउंसलिंग समाप्त होगी पोस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 6-7 महीने बर्बाद हो चुके हैं। फरवरी में परीक्षा हुई, सब लोग पास करके फरवरी में रिजल्ट आ गया, बैठे हुए 6 महीने से राज्यकर्मी बनने के लिए और उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये तो प्रोसेस बहुत डिलेड ऑलरेडी हो चुका है, अब और इसमें डिले नहीं होना चाहिए। इसको जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है और हम लोग को जो खबर भी है कि जल्द से जल्द इसकी पोस्टिंग करा ली जाएगी। काउंसलिंग समाप्त होते के साथ ही सबकी पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वही मतलब चाहते हैं हम लोग कि सही से हो। दूसरा जो आपने पूछा कि फर्जी शिक्षकों का, देखिए जो फर्जी हैं उनको हम लोग शिक्षक नहीं मानते, सीधी सी बात है। हमारा संघ संगठन या कोई भी संघ संगठन किसी फर्जी शिक्षक का पक्षकार नहीं है। जो फर्जी है वो शिक्षक ही नहीं है, वो शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं था तब तो फर्जी है। हम लोग उनका बिल्कुल बचाव नहीं करते हैं। सरकार जो भी नीति रणनीति अपनाती है कि फर्जी लोगों को चिन्हित किया जाए, हम लोग उस नीति रणनीति में उनके साथ खड़े हैं कि फर्जियों को चिन्हित किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उन पर कि एग्जाम्पल सेट हो, आगे कोई भी फर्जी तरीके से बहाल नहीं हो पाए। एक तो जो योग्य युवा है उनकी हकमारी होती है, दूसरी बात जो फर्जी लोग हैं, एक फर्जी व्यक्ति क्या ज्ञान देगा बच्चों को, क्या शिक्षा देगा। तो ये सब बात हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और इसमें सरकार जो भी हम लोग से सहयोग चाहती है हम लोग करते भी हैं। और अपने स्तर से भी अगर हम लोग को कभी कुछ जानकारी इस तरह से मिलती है तो हम लोग भी विभाग को उपलब्ध कराते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। वो हमारा तो आपने जो सहयोग मांग की है सरकार से, ये शिक्षा विभाग से कि भाई उसमें अनुपात होना चाहिए, 50-50 का रेशियो होना चाहिए, स्कूलों में पुरुषों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो क्या उम्मीद इतनी लग रही है कि सरकार जो है इस बात को सुनेगी? उम्मीद है सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर मामला फंस जाएगा। हमारी जो मांग है कि पुरुषों को भी इसमें विकल्प दिया जाना चाहिए, उनको भी उनके भी चॉइस का ख्याल रखना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग को फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि इसके खिलाफ वो केस में चले जाएंगे, कोर्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे इस ट्रांसफर नीति के। कोर्ट का सहारा लेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। अगर लगता है कि उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ है ट्रांसफ़र पॉलिसी में तो बिल्कुल उसके खिलाफ वो जाएंगे। और हमने कहा ना कि भाई देखिए बच्चों का भी जेंडर इश्यूज़ है, शिक्षकों का भी फैमिली इश्यूज़ है, उन सब का ख्याल अगर सरकार नहीं रखेगी और जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं अगर उसको नहीं मानती है, जो अपना तय किया हुआ परिपाटी है उसी पर वो चलेगी, तो फिर तो मामला फंस जाएगा। क्योंकि कोर्ट जाने के लिए बहुत सारे शिक्षक साथी तैयार बैठे हैं, वो बस पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, तो सरकार को जो है अगर इनके सुझाव को नहीं मांगते और सही पॉलिसी जो है शिक्षकों के अनुसार अगर सरकार नहीं लाती है तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और क्या चुनाव में भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? 2025 चुनाव में विरोध हो सकता है? अभी समय है और शिक्षकों में असंतोष तो है। एक तो उनको राज्यकर्मी के नाम पे परीक्षा ली गई, परीक्षा लेकर के 6 महीने 7 महीने से बैठे हुए हैं, तो इस सबसे असंतोष तो उपज रहा है। लेकिन हम लोग भी नीतियों का इंतजार कर रहे हैं, अभी समय है और कैसी नीतियां बनती है, कैसी प्रक्रिया पूरी की जाती है, इन सब पर सभी शिक्षकों का पूरा ध्यान है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और सरकार से एक उम्मीद है, अगर उम्मीद पे खरी नहीं उतरती है सरकार तो फिर जो है कोर्ट का सहारा लेंगे और नियम पूर्वक जो है ये कोर्ट का सहारा लेते हुए केस करेंगे और उसमें जो कुछ कोर्ट का निर्णय होगा बस उसी से उम्मीद, फिर लास्ट उम्मीद जो है कोर्ट ही है बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनकी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। दर्श न्यूज़ पे आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।